नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैथल के मटोर गांव के युवक की रूस यूक्रेन युद्ध में मौत। मॉस्को एम्बेसी ने ईमेल के जरिए परिवार को दी जानकारी। हिसार में शोरूम पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी थाईलैंड से गिरफ्तार। काला खैरमपुरिया का निकला खास गुर्गा, एसटीएफ ने दी जानकारी। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने आगामी चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। कहा, पार्टी ने 5 बार दिया टिकट, ये सबसे बड़ा सम्मान। हरियाणा महिला आयोग की अनोखी पहल। सूरजकुंड में ऊर्जा की उड़ान कार्यक्रम का किया आयोजन। दिव्यांग महिलाओं ने रैंप पर दी प्रस्तुति। और पेरिस ओलंपिक में झज्जर के अमन सहरावत पर रहेंगी सभी की निगाहें। परिवार ने जताई मेडल की उम्मीद। कहा, बेटा पूरा करेगा सपना। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुखद खबर के साथ। कैथल के मटोर गांव के 6 युवा, जिन्हें एजेंट ने नौकरी का लालच देकर रूस यूक्रेन युद्ध में धकेला था, उनमें से एक युवा रवि की मौत की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक मॉस्को एम्बेसी ने ईमेल के जरिए परिवार को यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि कैथल जिले के गांव मटोर का रवि रूस यूक्रेन युद्ध में मारा गया है। रवि 12 मार्च के बाद से युद्ध के मैदान में लापता था, जिसकी तलाश में घर वाले सरकार से गुहार लगा रहे थे। लेकिन अब ईमेल के जरिए रवि की मौत की पुष्टि हुई है और शव के मिलान के लिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मांगी गई है। और ये जो है, ये मेरा भाई है। तो ये 13 जनवरी को मतलब यहाँ से रशिया के लिए गया था। एजेंट था, वो मेरे गांव का ही था। उसने मतलब इसको ट्रांसपोर्ट के लिए काम बोला था। तो इसको वहाँ पे जाके रशियन आर्मी में सेलेक्ट कर दिया, जिसमें मतलब लिखा था कि इसके साथ कुछ दिन पहले हमारी बात नहीं हुई। जब ये यहाँ वहाँ पे पहुँचा तो हमें कुछ दिन बाद देखा कि ये आर्मी की वर्दी में था और इसमें रशियन लैंग्वेज में वो साइन करवा रखे थे, जिसको मतलब इसको भी समझने का मौका नहीं दिया। तो कुछ दिन तो इनकी ट्रेनिंग चली, मतलब गड्ढे खोदने की यही ट्रेनिंग थी इनकी। तो फिर इनको सीधे ही मतलब एकदम से फ्रंट लाइन पे ले गए। 12 मार्च तक तो हमारे भाई के साथ बातें हुई हमारी। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग था। ये मतलब इनके पे बंदूक रखे तो रशियन आर्मी वालों ने ये बोले रखे, या तो या 10 साल की जेल काटो या मतलब हमारे साथ फ्रंट लाइन में चलो, लड़ाई लड़नी पड़ेगी यूक्रेन के खिलाफ। तो ये बात थी। 12 मार्च तक हमारी बात हुई। उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था इसके साथ। तो जैसे तैसे 2-3 महीने निकल गए। तो हमने मॉस्को एम्बेसी में इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि रवि की डेथ होगी। उन्होंने फ़ोन के ज़रिए हमें बताया कि डेथ होगी, लेकिन हमें उनकी बातों में विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्होंने मतलब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं दिया, तो हमें विश्वास नहीं था। फिर उन्होंने हमें रिटर्न में मांगा, तो उनका जवाब आया कि रवि की डेथ होगी और इसका जो पासपोर्ट नंबर है वो सेम था। तो अब हमारी मोदी जी से यही सरकार है, यही दरख्वास्त है कि मतलब हमारे भाई जी को, हमारे भाई की डेड बॉडी है जो, वो वापस इंडिया लाया जाए। बीती 24 जून को हिसार के एक शोरूम पर फायरिंग करने और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को थाईलैंड से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि रोहित गैंगस्टर काला खैरमपुरिया का खास गुर्गा है, जिसने काला खैरमपुरिया के इशारे पर ही हिसार के कार शोरूम संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और मौके से फरार होकर थाईलैंड में जा छुपा था, जिसकी जानकारी मिलने पर अब मुख्य आरोपी को काबू कर लिया गया है। ये काला खैरमपुरिया के नाम से और एक 24/6/2024 को ऑटो मार्केट हिसार में महिंद्रा शोरूम पे फायरिंग की गई थी। अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। तो उसके बाद हमने कानूनी प्रक्रिया अपना के और विदेश में बैठे काला खैरमपुरिया को कानूनी प्रक्रिया के तहत ला के और यहाँ पे गिरफ्तार किया था, जो आज भी पुलिस रिमांड पे चल रहा है। और उसी का एक साथी रोहित, जो बालसमंद का रहने वाला है, वो भी इस घटना के तुरंत बाद जाके, और वो थाईलैंड में रह रहा था,
और इसके साथ ही उसका एसोसिएट था और उसकी काफ़ी इसके साथ घनिष्ठता थी और इन सारे मामलों में उसकी संलिप्तता के बारे में पता चला है। तो हमने उसकी भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई और उसकी सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद एलओसी जारी कराया गया और उसके तहत कल बेंगलोर एयरपोर्ट पे उसको हमने काबू करके और कानूनी प्रक्रिया के तहत दिल्ली एयरपोर्ट लाके और गिरफ्तारी करके आज हम उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं हिसार और उसका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे। और उसके बाद आगे की इसकी जितनी भी जो हथियार सप्लाई या और जितनी भी इन्वॉल्वमेंट इसकी रही हैं उसके बारे में जानकारी जुटा के और उस तरह की जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। अभी हम एसटीएफ के द्वारा ये पिछले 15 दिन में दूसरा ऐसा अहम अपराधी है जो विदेश में बैठ के अपराध में शामिल थे। काला खरमपुरिया को जिस दिन हम लेके आए थे उसके 15 दिन के अंदर ही आज हम इसको भी लाके और इसको कानून के दायरे में लाने में सफल रहे हैं और एसटीएफ की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रोहतक से भाजपा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने आगामी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनीष ग्रोवर ने यह जानकारी दी और कहा कि वो अब से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अब चुनाव को लेकर फैसला कर चुके हैं, लेकिन पार्टी उनकी मां की तरह है और उन्होंने कभी पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सोचा। पार्टी ने उन्हें 5 बार टिकट देकर चुनाव लड़वाया और ये उनके लिए कोई छोटा सम्मान नहीं है। कार्यकर्ता छोटा सा, मेरा कोई पॉलिटिकल मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं नीचे से 1971 से जनसंघ की यात्रा करते हुए 50 साल का एक ही विचारधारा। कितना यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र जी रहे हो मुख्यमंत्री, लोग जाते रहे होंगे, हमने जो उसकी नीतियों के खिलाफ विरोध भी किया, हम पीछे हटे नहीं। 1971 और 2024 एक ही विचारधारा, एक ही ठिकाना, एक ही पार्टी में हूं, पड़ा हूं, रहूंगा, आखिरी खून तक रहूंगा। परंतु मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूं, मैं संगठन का काम करूंगा, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। संगठन मुझे प्रदेश में जहां भी भेजेगा, भूपेंद्र हुड्डा के पीछे जाऊंगा। संगठन जो मुझे काम देगा, मैं व्यक्तिगत पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस बार 5 बार मुझे विधायक चुनाव लड़ाया, मैं पार्टी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे 2 बार पार्षद लड़ाया, 5 बार विधायक लड़ाया। एक ही व्यक्ति को इससे बड़ा कोई मान सम्मान नहीं ले सकता। इसलिए मैं अपनी व्यक्तिगत राय संगठन का काम करूंगा, पार्टी जिस कार्यकर्ता को यहाँ टिकट देगी उसके लिए काम करूंगा। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नारी न्याय चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक 90 विधानसभाओं से कांग्रेस की टिकट मांगने वालों के 1200 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो आवेदन नहीं करेगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। इधर कुमारी सैलजा द्वारा एक अधिकार के वर्चस्व को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं वो विद पीपल्स कंसल्टेशन, लोगों के साथ परामर्श से बना रहे हैं तो उनकी कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद है। और इसके लिए गीता जी हमारी चेयरमैन है, उन्होंने मैनिफेस्टो में 35 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए कि जहाँ परामर्श आवश्यक है और उनमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे नारी का एक सबसे बड़ा चैप्टर है, तो उनके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ परामर्श करके उसके सुझाव लेके मैनिफेस्टो बनाएंगे। हर विधानसभा में संभवतः हो तो कोशिश है वहाँ स्थानीय कोई लीडर मिल गया करवाता है, मगर एटलीस्ट कितना जरूर से इंश्योर करेंगे कि हर पार्लियामेंट में ऐसी एक सभा हो। सेल्फ इंटरेस्ट इज ऑलवेज द गाइडिंग। सब समझ रहे हैं, समझदारी है सब कि जो है आज की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है वो इतनी खतरनाक है, सर्वाइव करना है तो सबको एकजुट होकर उसको बढ़त देना पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने 10 पार्टियों के साथ महागठबंधन कर लिया है। कुरुक्षेत्र में मीडिया से रूबरू हुए पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अब का विधानसभा चुनाव महागठबंधन के तहत मिलकर लड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कई मुद्दों का जिक्र किया, साथ ही चुनाव को लेकर जनता से समर्थन की भी अपील की है। ये कहना चाहूंगा कि हमने एक मन बनाया है कि हरियाणा प्रांत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और जो
जम्मू कश्मीर के अंदर और जहाँ जहाँ भी चुनाव जिन स्टेटों में हो रहे हैं, झारखंड में तो जहाँ जहाँ हमारे इस गठबंधन हरियाणा महागठबंधन के तहत 15 अगस्त को एक बड़ा सोनीपत में एक प्रोग्राम भी करने के लिए प्रयासरत हैं। और ये हमारे साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारे से ऑलरेडी पहले ये प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें भी हम सब समर्थन करेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी के वर्मा जी ने ये हमें कार्ड अभी अभी दिया, जिसके साथ साथ हमारी एक विचारधारा, एक ही तरह के मुद्दे कि हमारे लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है उस भेदभाव को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब ये लोग स्वयं में शासन करने के ताकत इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप में अपने में पैदा करेंगे। और उसके माध्यम से हम जो भी करेंगे उन सब वर्गों का जिनके साथ जाति हुई है, भेदभाव हुआ है, उन सब की जातिगत जनगणना करके 100% आरक्षण हर जाति को देंगे संख्या के मुताबिक। एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता करेंगे और मनरेगा के माध्यम से किसान और मजदूर को जोड़ करके आधी लेबर, जितनी लेबर प्रचलित है जो सरकार दे रही है, वो उनको प्रदान करेगी। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन अब डेंटल सर्जन्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार को मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। रोहतक में एसोसिएशन के राज्य प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को उनकी मांगे पूरी करने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे एमबीबीएस डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर के कैडर और सैलरी में हरियाणा में भेदभाव हो रहा है। ऐसे में हम 15 साल से भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार से शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं। आज के दिन आपने अभी आप सब मीडिया पर्सन, आपको पता होगा कि 2 दिन से हड़ताल चली थी। पूरे का पूरा हरियाणा का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य विभाग का पूरा काम आज डेंटल सर्जन पूरा अपना कंधों पे पूरा सारा काम कर रहे थे, चाहे वो नोडल अफसर का हो, डिप्टी का हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे पेशेंट की ओपीडी का हो। पूरा काम करते हुए भी 15-16 साल पहले हमारे साथ ये अत्याचार हुआ कि हमारे कैडर को बिल्कुल अलग कर दिया गया, जिसमें 11 साल बाद सिर्फ 25% को और 17 साल बाद सिर्फ 20%। वहीं हमारे जो साथी हैं 5, 10, 15 पे 100% को उनको दे रखा है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें डेंटल सर्जनों के साथ ये अत्याचार है। आपके साथ आपके जितने भी नज़दीक के, चाहे हमारा राजस्थान हो, चाहे हमारा पंजाब हो, चाहे हमारा हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कोई भी ऐसा हमारा नेबरिंग स्टेट जिसमें मेडिकल अफसर और डेंटल सर्जन का पे स्केल अलग अलग हो। जो मेडिकल को मिलता है वो डेंटल को मिलता है। जिस शहर के अंदर आप बैठे हुए हरियाणा का सबसे पहला डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है, मुझे इसमें बताने में कोई शर्म नहीं है, कोई किसी तरह का झिझक नहीं है। वहाँ एक ही प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में जो डेंटल से संबंधित है, जो मेडिकल से संबंधित है, सेम पे स्केल उनको दिया जाता है पूरा। और सिर्फ हम 650-700 आदमी हैं जिनके साथ ये भेदभाव है कि उनको अलग कर दिया और हमारे को 20% और 25% में बिल्कुल डिफरेंट कर दिया कि इनको 100% को नहीं देना एक बार। इधर हरियाणा महिला आयोग ने एक अनोखी पहल करते हुए फरीदाबाद के सूरजकुंड में ऊर्जा की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मंत्री असीम गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों ने रैंप पर परफॉर्म करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। वहीं मंत्री असीम गोयल ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर महिला आयोग की प्रशंसा की और सभी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि हमने उन बेटियों को आगे लाने का प्रयास किया है जिन्हें समाज ने नकार दिया था। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जो जिनको हम दिव्यांग कैटेगरी में कहते हैं, उन द्वारा जो है फैशन उसके ऊपर एक रैंप वॉक जो है किया गया और जिन्होंने उनको मेकअप आर्टिस्ट के नाते जो है तैयार किया, ऐसे ट्रांसजेंडर हमारे साथी, और जिन्होंने उनके लिए कपड़े सिले, ऐसी वो अगर हम कहें अंडर प्रिविलेज जो हमारी महिलाएं जिनको
घर के अंदर बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिनको डाइवोर्स हो गया या विडो हैं, जिनको आगे समाज ने उस तरीके से संभाला नहीं, ऐसी 3 कैटेगरीज के नाते आज एक जबरदस्त, मैं तो कहता हूँ कि इतना शानदार कार्यक्रम, ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम किया गया। क्योंकि मैंने प्रयास किया उन बेटियों में ऊर्जा भरने की और उनको एक नई उड़ान देने की जिनको लोगों ने नकारा था, लोगों ने पीछे छोड़ा था। और मेरा प्रयास रहा कि सब बेटियों को एक मंच पर एक साथ, एक तुल्य, एक बराबर, ट्रांसजेंडर को देवियों के बराबर, अपनी सिलाई वाली बेटियों को स्किल के बराबर और अपनी मेकअप वालों को खूबसूरती की देवी के बराबर एक मंच पर लाने का प्रयास किया। आज हमें ये जो ऊर्जा की उड़ान है, यहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया। हमारे यहाँ के बहुत सारे सदस्य, हम लोग 30 से 35 लोग हम लोग आए हैं और हम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा वेलकम किया। हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर और भी लोग आए हैं, और भी मध्य लोग के लोग आए, जैसे कि विकलांग लोग आए हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोगों की स्कूल के बच्चे भी आए हैं, वो अपना कार्यक्रम रख रहे हैं। और देखो, हम भी कुछ कार्यक्रम करना चाहेंगे यहाँ पर, तो इन लोगों ने हमारे को इतना प्यार और सम्मान दिया, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। पेरिस ओलंपिक का शानदार आगाज हो चुका है, मुकाबले शुरू हो चुके हैं और हर भारतीय खिलाड़ी से तमाम देशवासियों को पदक की उम्मीद है। बात झज्जर के गांव बिरोहड़ के अमन सहरावत की करें तो वो देश का प्रतिनिधित्व इस ओलंपिक गेम्स में करते हुए नजर आएंगे। अमन के परिजनों के साथ साथ देशवासियों को अमन से काफी उम्मीदें हैं। अमन के परिजनों ने कहा कि बचपन में अपने मां बाप को खो चुके खिलाड़ी अमन ओलंपिक गेम्स में पदक जीतकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। बेटे ने बहुत बढ़िया मेहनत करी है, जी लाख की मेहनत करी है। जब वो आज पेरिस पूछा है और गांव ने गवांड ने बहुत मतलब आस भी है ये भाइयों मेडल लिया होगा, गोल्ड लिया होगा। और बहुत खुशी का माहौल है, गवांड के भी है, सब गर्व कर रहे हैं। कहने नंगा पेरिस पे टेक रहा है पूरा का एरिया। तो अपना गांव में फिलहाल तो तैयारी तो ये है, बस एक बार वो ये कुश्ती चलन दो, फिर पर देखते हैं। मतलब फुल तैयारी है गाँव में। चौगरदून के नाम है, माहौल बहुत खुशी का है कि भाई हमारा बालक खेलन जा रहा है और गोल्ड जीतेगा। भाई इस हौसले को जो ये कहता हुई जो सब ने के नाम है दुआ दी, सहयोग करे और के नाम है मेहनत अमन ने करी, तो आज इस मुकाम पे पूछ रहा है। अमन का कैरियर तो जी बहुत कष्टां से रहा है जी। उसका 10 साल का माता पिता दोनों गुजर गया। बहुत संघर्षां से इसने मेहनत करके अपनी यह जगह पाई है और परिवार भी पूरा बहुत दुखी हो लिया और इसने ये सुखी का मौका दिया है जी, खुश होने का। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।